जिसका डर था वही हुआ। ईरान ने रिटेलिएट करते हुए इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल से हमला किया है और जिसके जवाब में यूएस भी जंग में उतर आया है और इजराइल को हर कीमत पर डिफेंड करने की धमकी दे रहा है। हमें यह भी समझना है कि इस वॉर का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा और हम एज इंडियंस हमें क्यों वरी करना चाहिए, हमें इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ईरान और इजराइल लड़ क्यों रहे हैं और इजराइल पैलेस्टीन वॉर में ईरान एक मेन स्टेक होल्डर बनके क्यों उभरा है, जबकि वो इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर भी नहीं करता है। बेसिक्स क्लियर करते हैं, आखिर करंट पर्सपेक्टिव से चीजें चल क्या रही हैं, क्या क्या चीजें होती हुई दिखी हैं आपको। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह अटैक जो हुआ है इजराइल के ऊपर, जो ईरान द्वारा किया गया है, कुछ ही दिन पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया था और उसके बाद लेबनान में इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था। अब तक ईरान इजराइल से डायरेक्टली ना लड़के नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हिजबुल्लाह, हमस, हाउदीज के थ्रू लड़ रहा था, जिसे कंबाइंडली हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। लेकिन पहली बार आपको ईरान और इजराइल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आते हुए दिखते हैं। अब हमें यह भी देखना है कि क्या यह जो लड़ाई चल रही है इसकी वजह से वेस्ट एशिया में एक मेजर क्राइसिस आएगा या यह उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और हम क्या ऐसा है कि मेजर कंट्रीज इसमें इंवॉल्व हो जाएं और यह एक रीजनल वॉर से एक ग्लोबल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशियन पावर सेंटर्स को समझने के लिए पहले आप इस मैप को देखिए। इसमें आपको 3 पावर सेंटर्स देखने को मिलेंगे। वन इज इजराइल, सेकंड इज सऊदी अरेबिया, थर्ड इज ईरान। समझने वाली बात यह है कि इजराइल इज इन दी वेस्टर्न मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ वेस्ट एशिया, जबकि ईरान का इजराइल से कोई डायरेक्ट बॉर्डर का लेना देना नहीं है। ईरान और इजराइल डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर में ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। सऊदी अरेबिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो वेस्ट एशिया को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वेस्ट एशिया के अंदर एक डिवीजन देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं शिया और सुन्नी डिवीजन। तो माना जाता है कि स्पेसिफिकली आफ्टर इन्वेजन ऑफ इराक, जब तक सद्दाम हुसैन था तब तक शिया लीडर इराक को माना जाता था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। लेकिन इराक की वीकनिंग के बाद आफ्टर द इन्वेजन ऑफ इराक, एक रियलिस्ट थिंकर हैं जॉन मार्शैमर, उन्होंने 2003 में कहा था कि इराक के इन्वेजन से जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो ईरान को होने वाला है और कहीं ना कहीं वो सच भी है। 2003 के बाद ईरान एक शिया लीडर की तरह उभरता हुआ दिखा है। जबकि सऊदी की बात की जाए, सऊदी को हम सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मान सकते हैं। तो वेस्ट एशिया में जो डिवीजन है बिटवीन शिया एंड सुन्नी, उसमें कहीं ना कहीं सऊदी आपको सुन्नी लीडरशिप का रोल अटेन करता हुआ दिखता है और ईरान आपको शिया लीडरशिप का रोल अटेन करता हुआ दिखता है। अब बात यह है कि आखिर ईरान और इजराइल आपस में लड़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ईरान और इजराइल के अंदर इतनी दुश्मनी बढ़ी कैसे, दोनों हमेशा अपोजिट कैंप्स में दिखते क्यों हैं। इसका सबसे पहला फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। वेस्ट एशिया में अगर कोई भी स्टेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है तो इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट आ जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से इजराइल यह नहीं चाहता कि किसी भी एस्पेक्ट में ईरान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। धीरे धीरे जब हम बोलते हैं, ईरान क्लेम करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इज फॉर पीसफुल यूजेस, लेकिन इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको कंटिन्यूस अपोजिशन देखने को मिलती है इजराइल की कि किसी भी तरीके से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप सपोर्ट या बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उससे इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट रीजन इज द ऑनगोइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान विच इज अ थ्रेट फॉर इजराइल, जिसकी वजह से दोनों आपको एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए दिखते हैं। दूसरा, यूएस फैक्टर। मिडिल ईस्ट में जितना ज्यादा यूएस डोमिनेट करेगा, मिडिल ईस्ट में जितना ज्यादा यूएस का प्रेजेंस होगा, उतना ज्यादा ईरान के लिए खतरा है। 1979 तक ईरान वॉज एलाई ऑफ यूएस। एक पपेट रूलर बिठा रखा था यूएस ने ईरान के अंदर और कंप्लीटली ईरान अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ यूएस फंक्शन करता था। 1979 में एक होस्टेज क्राइसिस होता है, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, अयतुल्लाह खमेनी जो है वो कमान संभालते हैं और एक रिलीजियस थियोक्रेसी की तरह ईरान उभरता हुआ दिखता है। और उसके बाद से अब तक यूएस और ईरान हमेशा आमने सामने खड़े हुए दिखते हैं। इस पूरे रीजन में
जो डिस्टेबिलिटी का कारण है, जो इंस्टेबिलिटी का कारण है, जो इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, उसके लिए यूएस ईरान को जिम्मेदार ठहराता है और एंड वाइस वर्सा ईरान इस रीजन की इंस्टेबिलिटी के लिए यूएस को और यूएस इंटरफेरेंस को जिम्मेदार ठहराता है। और कहीं ना कहीं आपको पता है इजराइल इज एन एलाई ऑफ यूएस, तो यूएस इंटरफेरेंस जब होता है तो वो इजरायलियन इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करेगा और यूएस का जो एक इंटरेस्ट है, यूएस जो अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है पूरी दुनिया में। हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक थ्योरी की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं एशियन पिवट थ्योरी। एशियन पिवट थ्योरी का मतलब यह है कि अगर किसी को वर्ल्ड ऑर्डर पे रूल करना है तो उसका एक पैर एशिया में रहना ही चाहिए, उसको अपना एक पैर एशिया में रखना ही पड़ेगा परमानेंटली। और इसी वजह से यूएस आपको किसी ना किसी तरीके से एशियन पर्सपेक्टिव्स में इंटरफेयर करता हुआ दिख जाता है, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो, चाहे वो अरब स्प्रिंग का डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हो मिडिल ईस्ट के अंदर, सीरिया हो, लीबिया हो, इवेंचुअली अभी इजराइल वाला जो पर्सपेक्टिव चल रहा है, तो यूएस का डायरेक्ट इंटरफेरेंस देखने को मिलता है जो कि ईरान के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है। तो यूएस फैक्टर इज अनदर फैक्टर, इजराइल बीइंग द एलाई ऑफ यूएस एंड ईरान वांटिंग दैट यूएस मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस और मिडिल ईस्टर्न मैटर्स। तो इजराइल की वजह से वो इंटरफेयर करता हुआ दिखता है और ये भी एक कारण है कि ईरान और इजराइल आपको हमेशा अपोजिट एंड पे खड़े हुए दिखेंगे। दूसरी चीज, यूएस ईरान न्यूक्लियर डील फेलियर। ओबामा के टाइम पे, जिस टाइम बराक ओबामा टिल 2016, हमने ईरान एक उससे पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, उन सैंक्शंस को हटाने की कंडीशंस में एक डील की गई बिटवीन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईरान, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जेसीपीओ, या फिर जिसे हम डायरेक्टली बोलते हैं ईरान यूएस न्यूक्लियर डील। अब इसके अंदर यह किया गया कि आपने उनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहा है ईरान का, उसको कंटिन्यू करने की परमिशन दी, लेकिन उनके ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सर्वेलेंस काफी हद तक बढ़ा दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है, जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने इस डील को यूनिलेटरली नलीफाई कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया? बिकॉज इजराइल वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस न्यूक्लियर डील। कहीं ना कहीं ईरान का क्लेम करना कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल यूजेस के लिए है, ईरान इस चीज पे बिलीव, इजराइल इस चीज पे बिलीव नहीं करता। और जब ये ईरान यूएस न्यूक्लियर डील हुई तो कहीं ना कहीं ईरान को मौका मिला कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो आगे बढ़ा सके। प्रॉब्लम इज एनरिचमेंट। सी, यूरेनियम 238, 235, 233, इसमें से फिजाइल होता है U-235, जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस करा सकते हैं, बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेडिकल यूजेस में यूज कर सकते हैं और बॉम्ब भी बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है? कितना एनरिचमेंट हुआ है। तो जब आप किसी U-38 को 80% तक एनरिच कर देते हैं तो वो आप एक न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। इजराइल बार बार ब्लेम करता है ईरान को कि इनका एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है दैट इज नॉट फॉर पीसफुल यूजेस, दे आर ट्राइंग टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स जो इजराइल की एग्जिस्टेंस को थ्रेट कर सकता है। तो इस न्यूक्लियर डील के फेलियर के लिए ईरान काफी हद तक इजराइल को रेस्पॉन्सिबल मानता है, वेस्टर्न वर्ल्ड को रेस्पॉन्सिबल मानता है। यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से ईरान और इजराइल आपको एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए दिखते हैं। सॉरी। नेक्स्ट, इंप्रूविंग रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। 2023 में हमारे यहां G20 समिट हुआ, उसके अंदर एक डिक्लेरेशन हुआ कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर आप उस कॉरिडोर का पाथ देखें तो वो डायरेक्टली आके ज्वाइन कर रहा है यूएई पे, यूएई के बाद हो जाएगा सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया से वो क्रॉस करेगा जॉर्डन में, जॉर्डन से वो कनेक्ट करेगा इजराइल को, इजराइल से पायरस पोर्ट ऑफ ग्रीस, देन टू इटली एंड देन टू द मार्सेल पोर्ट ऑफ फ्रांस। कहीं ना कहीं आपको इससे ये देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की तैयारी चल रही है बिटवीन सऊदी एंड इजराइल। यूएई ऑलरेडी एक डील साइन कर चुका है इजराइल के साथ। सऊदी अरेबिया वाज गेटिंग क्लोजर टू इजराइल। एक कुछ ही दिनों में 7 अक्टूबर 2023 के बाद कुछ ही दिनों में सऊदी और इजराइल एक डील साइन करने वाले थे। अगर ये डील साइन हो जाती तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता जो पूरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो सऊदी अरेबियन पेनिनसुला पे शिफ्ट हो जाता और इजराइल और सऊदी आपको क्लोज आते हुए दिखते। इससे यह डर था ईरान को कि कहीं ना कहीं ईरान को आइसोलेट ना कर दिया जाए मिडिल ईस्टर्न मैटर्स से। अब ये जो रिलेशन जो बेटर होते हुए दिख रहे हैं आपको बिटवीन सऊदी एंड इजराइल, बिटवीन यूएई एंड इजराइल, कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है कि वेस्टर्न डोमिनेशन आपको मिडिल ईस्ट में ज्यादा देखने को मिल सकता था। इससे पहले कि यह डील हो पाती, आपने हमास अटैक देखा जिसको कंप्लीटली कौन बैक कर रहा था? ईरान, क्योंकि उसके इंटरेस्ट भी इस डील से
जुड़े हुए थे, उस कॉरिडोर से जुड़े हुए थे। तो ऐसा माना जा सकता है कि ईरान ने हमस द्वारा जो टाइमिंग है उस अटैक की, वो कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्ट करने के लिए है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया ज्यादा क्लोज ना आए और वेस्टर्न इंटरवेंशन इस रीजन के अंदर कम से कम रहे। तो ये भी एक मेजर रीजन है कहीं ना कहीं, जिससे इजराइल और सऊदी अरेबिया जब क्लोज आ रहे हैं तो ईरान को आइसोलेशन का डर था। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है कि इजराइल का राइज वेस्टर्न वर्ल्ड का राइज है मिडिल ईस्ट में, और जो ईरान के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए दोनों आपको अपोजिट कैंप्स में देखने को मिल जाते हैं। I2U2 का इंपैक्ट। I2U2 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम मानते हैं इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस इज अ वेस्टर्न लेड ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टर्न लेड बॉडी। इनका काम क्या है? इनका काम है एनर्जी सिक्योरिटी, इनका काम है फूड सिक्योरिटी, इनका काम है बेटरिंग द रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड। लेकिन अगर अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में रिलेशंस बेटर हो जाएं, जैसा मैंने बताया यूएई ऑलरेडी डील साइन कर चुका था इजराइल के साथ, सऊदी अरेबिया करने वाला था, तो ईरान का आइसोलेशन और ज्यादा बढ़ जाता। और ये भी ईरान I2U2 को कहीं ना कहीं इस तरीके से देखता है कि ईरानियन इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर के अंदर आई है और उसके इंटरेस्ट को हर्ट करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से भी आपको इजराइल और ईरान अपोजिट कैंप्स में दिख जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि इजराइल और ईरान के इंटरेस्ट एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग हैं, और ईरान तो डेफिनेटली यही समझता है और इजराइल भी ऐसा ही समझता है। दोनों एक दूसरे को प्रॉब्लमैटिक कंट्रीज बताते हैं इन द रीजन, और इसलिए हमेशा आपको एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए दिखते हैं। दिस इज द मेन रीजन कि ऑल दो इजराइल और ईरान बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी जो मेजर कंफ्लिक्ट है इस रीजन के अंदर आज की डेट में वो ईरान और इजराइल के बीच में है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमें क्यों वरी करना चाहिए जी? हमें क्या चिंता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, पोटेंशियल एनर्जी क्राइसिस एंड डिपेंडेंस ऑन द मिडिल ईस्ट। देखा जाए तो हमारा मेजोरिटी ऑफ द जो तेल और गैस है, जो ऑयल एंड गैस है, वो हम कहां से इंपोर्ट करते हैं? मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया, इराक, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ईरान वाज आवर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लेकिन उसके ऊपर सैंक्शंस तब से लगे, तब से हमने डाइवर्सिफाई कर दिया इसे टुवर्ड्स इराक, टुवर्ड्स ओमान, टुवर्ड्स कतर, टुवर्ड्स सऊदी, टुवर्ड्स कुवैत। सऊदी इज द लार्जेस्ट, सऊदी से ज्यादा तेल आता है हमारे यहां से। रिसेंटली अगर छोड़ दिया जाए फ्रॉम द रशियन एपिसोड, जो हमने रशिया से काफी ज्यादा तेल लेना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं अगर ये कंफ्लिक्ट बढ़ती है, आपको पता है दो मेजर पावर्स लड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, यूएस की एंट्री हो चुकी है। आपको पता है अगर यूएस की एंट्री हो चुकी है तो देयर आर हाई चांसेस कि जो अपोजिशन कैंप है इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना, उसका भी इंक्लूजन इस वॉर में देखने को मिल सकता है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि इसे अवॉइड किया जाए। दो ग्लोबल पावर्स, किसी भी तरीके से ग्लोबल पावर्स के इस कंफ्लिक्ट में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इसे रीजनल कंफ्लिक्ट ही रहने दिया जाए, वो भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर यह ग्लोबल कंफ्लिक्ट बन गई तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पहला हमारे लिए जो वरी का पॉइंट है, पहली जो चिंता है हमारी, वो हमारा एनर्जी क्राइसिस है कि अगर ये वॉर बढ़ती है तो तेल का उत्पादन रुकेगा, तेल का प्रोडक्शन रिलेटिवली कम आएगा, तेल की सप्लाई कम हो रही तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स हमारा जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, जो हमारा इंपोर्ट बिल है, वो भी बढ़ता हुआ दिख सकता है, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको कंज्यूमर्स पे भी देखने को मिलेगा। सेकेंड इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये हमारे लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इन दी वर्ड्स ऑफ जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने बोला है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैं बात करता हूं कनेक्टिविटी की, अभी जब मैं बात करता हूं यूरोप के साथ ट्रेड की, तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है स्विस कैनाल। हम स्विस कैनाल रूट के थ्रू ट्रेड करते हैं विद यूरोप। थोड़े टाइम पहले आपने देखा कि स्विस कैनाल के अंदर एक ब्लॉकेड हुई, एक हफ्ते तक यूरोप के साथ एशिया का ट्रेड नहीं हो पाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हुए। कहीं ना कहीं अगर एक ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल होता तो शायद हम उस नुकसान को कम कर सकते थे। तो कनेक्टिविटी रूट को डेमोक्रेटाइज करना इज नॉट जस्ट द राइट ऑप्शन, बट इट इज ऑल्सो द स्मार्ट ऑप्शन। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया से हमारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू हम उनसे और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते थे, उन्हें उनके साथ बेटर कनेक्ट कर सकते थे, तो हमारे लिए काफी फायदा था। लेकिन जब से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, तो आईमेक इज नथिंग बट अ व्हाइट एलिफेंट इन द रूम, जिसको आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर में ये वॉर रुकेगी, और जो इनिशिएटिव हम आईमेक के थ्रू लेना चाह रहे थे, जो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के सपने हम देख रहे थे, along with the other regional partners, जो इसके पार्टनर्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं इस आईमेक के, उनको भी फायदा पहुंचने वाला था। लेकिन फिलहाल के लिए ये अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इकोनॉमिक रेस्ट्रेंट बना हुआ है ये कंफ्लिक्ट जो चल रहा है। और अगर ये बढ़ती हुई दिखती है
तो आईमैक की पॉसिबिलिटी, जितनी ज्यादा कंफ्लिक्ट बढ़ेगी आईमैक की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा कम होती जाएंगी। इस कंफ्लिक्ट के बाद सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ डील करे, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वुड बी स्टैंडिंग अगेंस्ट सऊदी अगर वो किसी भी तरीके से इजराइल के साथ अभी कोई इकोनॉमिक डील साइन करता है या आईमैक को इनिशिएट करता है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूज इंडियन डायस्पोरा एंड रेमिटांसेस। मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहां ह्यूज चंक ऑफ इंडियन डायस्पोरा, मतलब इंडियन पॉपुलेशन आपको मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा वर्क करती हुई दिख जाएगी, वर्क करती हुई दिखेगी। साथ के साथ बहुत ज्यादा जो पैसा भेजते हैं वो भारत, जिन्हें हम रेमिटांसेस बोलते हैं, वो भी सबसे ज्यादा आपको मिडिल ईस्ट से ही आता हुआ दिखता है। अगर वहां कंफ्लिक्ट हुई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बिगड़ेगी, उनकी नौकरियों पे बनेगी, कहीं ना कहीं वो पैसा नहीं भेज पाएंगे, साथ के साथ उनकी लाइफ को भी थ्रेट होगा। तो हम उनकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये कंफ्लिक्ट एक चिंता का विषय बन चुकी है। लास्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडियन सिटीजंस। सिर्फ कुछ लोगों को लगता है यार तेल बढ़ेगा, तेल का प्राइस बढ़ रहा है तो हमें क्या लेना देना, हम तो मेट्रो में ट्रेवल करते हैं जी, हम तो बसेस में ट्रेवल करते हैं जी। अगर प्राइस बढ़ता है तो आपको छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी महंगा होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उस तेल के महंगा होने का आपके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। और जिस तरीके की हम सोसाइटी हैं, जिस तरीके की इनइक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो थोड़ा सा लोड बढ़ना भी हमारे यहां की जनता के लिए, हमारे यहां की पॉपुलेशन के लिए काफी ज्यादा दिक्कत प्रोवाइड कर सकता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए जो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रही हैं। सी विल टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया मोस्टली, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज द मेजर पावर इन द रीजन। वो इस कंफ्लिक्ट को किस तरीके से देख रहा है। अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो किसी भी तरीके से इस कंफ्लिक्ट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करे। यहां तक कि मोहम्मद बिन सलमान का यह तक स्टेटमेंट आ चुका है कि सऊदी की सड़कों पर प्रो पैलेस्टीनियन स्लोगन्स नहीं बोले जाएंगे, मस्जिद के अंदर किसी भी तरीके से प्रो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाएगी। आप अपने इंटरनल मैटर्स पे फोकस करें, आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करें, आप अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी पे फोकस करें, रेदर देन इन्वॉल्विंग इन अ कंफ्लिक्ट जो आपकी है भी नहीं। कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर चेंज है। अब तक जब भी आपको इजराइल से लड़ाई होती हुई दिखती थी तो मेजोरिटी ऑफ द अरब नेशंस आपको साथ खड़े हुए दिखते थे, लेकिन अभी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी, एक मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी आपको एक डिवाइड देखने को मिल रहा है। और ईरान के सपोर्ट में मुस्लिम कंट्रीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, जो ईरान की कहीं ना कहीं एक वीकनेस भी बनी हुई है इस चीज में। क्योंकि बाकी कंट्रियों से लाइक सऊदी, ऑफ कोर्स उनके अंदर शिया सुन्नी डिवाइड था, लेकिन मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पे वो आपको साथ आते हुए दिखते थे। इस बार वो काम सऊदी नहीं कर रहा है। अदर देन कंट्रीज लाइक यूएई, जो भी एक मेजर पावर है, वो भी अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहती है और इस कंफ्लिक्ट में डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनना चाहती है। दे वांट पीस टू बी एस्टेब्लिश्ड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी इस रीजन के अंदर पीस आएगा, उतना जल्दी वो अपने नॉर्मल जो कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं सोसाइटी को रन करने के लिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को रन करने के लिए, उन पे फोकस करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम साइड लाइन से खड़े होकर देखते रहें, डायरेक्ट मैच प्लेयर ना बने, रेदर देन वी शुड बी दी म्यूट एक्सपेक्टेटर्स फॉर टाइम बीइंग। अभी हमारा उसके इस कंफ्लिक्ट के अंदर डायरेक्ट एंट्री होना खतरे से खाली नहीं है उन कंट्रीज के लिए, उनके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए, उनके सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए, उनके स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव के लिए, राइट। इसलिए वो अपने इंटरेस्ट को मैनेज करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि दे आर प्रायोरिटाइजिंग देयर इंटरनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेदर देन बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कंफ्लिक्ट, जिस बारे में अभी हम बात कर रहे थे। शिया सुन्नी डिवाइड इन्फ्लुएंसिंग रिएक्शंस, ये भी देखा जा सकता है। ईरान की वीकनिंग कहीं ना कहीं सऊदी के लिए फायदेमंद है। अभी जो मिडिल ईस्टर्न रीजन में लीडरशिप की जो कंफ्लिक्ट चलती है वो चलती है ईरान और सऊदी के बीच में, और अगर कहीं ना कहीं ईरान वीक पड़ता है तो इसमें फायदा सऊदी अरेबिया को होगा। यह भी एक रीजन है कि सऊदी अरेबिया किसी भी तरीके से ईरानियन पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं देखना चाह रहा, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं देखना चाह रहा। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रखना चाहता है। सुन्नी वर्ल्ड की लीडरशिप के साथ वो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। और ऊपर से जैसे हम मोहम्मद बिन सलमान की बात करते हैं, जो शेख हैं इस टाइम पे सऊदी अरेबिया के, उन्हें सऊदी अरेबिया का मॉडर्नाइजर या फिर बेसिकली कहा जा सकता है, उन्हें कंपेयर किया जाता है कमाल अतातुर्क से, कमाल पाशा से, जिन्होंने टर्की का मॉडर्नाइजेशन किया था। और इसी तरीके से एमबीएस जो है वो सऊदी अरेबिया का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी को पीछे छोड़ के वो इकोनॉमिक आइडेंटिटी, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और शिया सुन्नी डिवाइड, लेकिन सर्टेनली उनके दिमाग में ये गेम चल रहा होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइज्ड एरा, जिस हम न्यू लिबरल पॉलिसी के अंडर हम जीते हैं, और जिस तरीके से वेस्ट से आपको इन्फ्लुएंस होती हुई दिखती है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स,
उसमें सऊदी अरेबिया इस कंफ्लिक्ट का अगर डायरेक्ट हिस्सा बनता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन ये शिया सुन्नी डिवाइड इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो सऊदी और ईरान को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा दिखता है, और शायद ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड आपको साथ आता हुआ नहीं दिख रहा है, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट। आगे की बात की जाए भाई, क्या क्या हो सकता है इस कंफ्लिक्ट से। ये लड़ाई बढ़ चुकी है, ईरान और इजराइल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ चुके हैं, ईरान वर्ल्ड ऑफ वॉर भी चल रही है, वॉर ऑफ वर्ड्स। कहीं ना कहीं ईरान बोल रहा है ये जो 200 मिसाइल मैंने फेंकी हैं अभी, ये तो बस एक बेसिकली ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इजराइल जवाब दे रहे हैं कि ऐसी ही बातें कोई और भी कर रहा था, आज की डेट में वो जमीन के नीचे दबा हुआ है। एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे ये कंफ्लिक्ट किसी भी तरीके से थमती हुई नहीं दिख रही है, एस्केलेट ही करने वाली है ऐसा लग रहा है। ऑल्दो इजराइल ने बोला है कि हम इसे फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम टारगेटेड अटैक्स करेंगे ईरान के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस फोर्सेस का इन्वॉल्व हो जाना, बाइडेन का यह कहना कि इजराइल को किसी भी हालत में कुछ नहीं होगा और यूएस फोर्सेस उसके लिए तैयार हैं। तो एक मेजर प्लेयर, एक मेजर ग्लोबल प्लेयर जब एक रीजनल कंफ्लिक्ट में घुसता है तो वो वॉर अपने आप ही ग्लोबल बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो अगर हम देखें कि फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है, सबसे पहले कि भाई पावर शिफ्ट वेस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ईरान इज गोइंग टू वीकन अप, ईरान की वीकनिंग देखने को मिलेगी। वेस्टर्न डोमिनेशन आपको मिडिल ईस्ट में ज्यादा होता हुआ दिखेगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखेंगे मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं ये जो पावर टसल चल रहा था बिटवीन सऊदी, ईरान एंड इजराइल, इसमें कहीं ना कहीं आपको बैलेंसिंग एक्ट होता हुआ दिख सकता है। इन फ्यूचर सऊदी इजराइल के साथ भी जाता हुआ दिख सकता है आपको, कॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कॉज ऑफ इट्स पीस पर्सपेक्टिव, स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव। दूसरा, हमें यह इंश्योर करने की जरूरत है कि ये रीजनल कंफ्लिक्ट ही रहे, ये वेस्ट एशिया तक ही सीमित रहे, क्योंकि उधर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इधर इजराइल पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट चल रही है। रशिया यूएस ऑलरेडी अपोजिट में खड़े हैं, यहां यूएस और ईरान अपोजिशन में खड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रशिया शुड कम इन सपोर्ट ऑफ ईरान, चाइना शुड कम इन सपोर्ट ऑफ ईरान, इधर से यूएस इज कमिंग इन द सपोर्ट ऑफ इजराइल, वेस्टर्न यूरोप इज कमिंग इन द सपोर्ट ऑफ इजराइल। हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज वी फंक्शन ऑन बैलेंसिंग अप्रोच। तो हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से अपना बैलेंसिंग अप्रोच, हमारे लिए हम ऑलरेडी बहुत कॉशियसली टाइट रोप पे चल रहे हैं ईस्ट और वेस्ट के बीच में, या बेसिकली हम बोल सकते हैं जो ओल्डर वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, रेदर देन द जो इमर्जिंग वर्ल्ड है, दोनों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी करते हैं, रोल भी प्ले करते हैं। तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, नॉट जस्ट फ्रॉम दी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, बट ऑल्सो फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, राइट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही बना रहे, किसी भी तरीके से एक मेजर वर्ल्ड वॉर और ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट ना हो। दूसरा, कहीं ना कहीं ये लड़ाई ने यह प्रूव कर दिया है कि मल्टीलेटरलिज्म फेल हो चुका है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या होता है? जहां बहुत सारे देश एक साथ बैठ के कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएन, फॉर एग्जाम्पल ओपेक, फॉर एग्जाम्पल नैम को भी बोल सकते हो आप, G20 को भी बोल सकते हो। दीज आर ऑल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि वी आर एंटरिंग इनटू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, और rather we have already entered into a multipolar world, but the multilateral institutions are not ready for it. आपकी दुनिया में पावर सेंटर्स तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन अभी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस वही दादा आदम के जमाने पे चल रहा है। यूएन जब बना था जो 5 परमानेंट मेंबर्स से, तो वो आज की रियलिटीज को शोकेस नहीं करता। तो अगर कहीं ना कहीं हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अगर मूव करना है तो हमें मल्टीलेटरलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इस वॉर ने ये प्रूव कर दिया है कि कहीं ना कहीं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं, उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे लिए एक और मेजर फोकस में ये चीज रहने वाली है कि ईरान हैज बीन आवर हिस्टोरिकल फ्रेंड, और वी हैड हिस्टोरिकल रिलेशंस विद ईरान। साथ के साथ इजराइल हैज बीन आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बीट टेक्नोलॉजी, बीट एग्रीकल्चर, बीट डिफेंस। और साथ के साथ कहीं ना कहीं हम लाइक माइंडेड कंट्री भी हैं, बहुत सारी कॉमनैलिटीज भी हैं इजराइल और इंडिया के अंदर। लेकिन ईरान भी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली? द रीजन बीइंग, अगर आप देखते हैं तो हमें सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के लिए ईरान की जरूरत है, हमें अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी के लिए ईरान की जरूरत है, हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान के थ्रू निकलता है, हमारा इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट में। तो ईरान के साथ भी हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, किसी भी तरीके से अपने रिलेशन खराब करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो हमारे लिए आज की डेट में सबसे बड़ा टास्क यह बन गया है कि किस तरीके से हम ईरान और इजराइल के बीच में अपने रिलेशंस को बैलेंस कर पाते हैं।
तो आई गेस आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि कैसे ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडियन सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए, इंडियन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट नुकसानदायक साबित होने वाली है। हमें फोकस करना चाहिए किस तरीके से इसे डीएस्केलेट कराया जा सके, किस तरह के एक पीसफुल प्रोसेस की तरफ मूव किया जा सके, किस तरह दोनों के बीच में कोई मिडिल ग्राउंड विन विन सिचुएशन पे पहुंचा जा सके जिससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ती हुई ना दिखे। इस सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस आंसर। द क्वेश्चन इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड इजराइल, की इवेंट्स दैट लेड टू ईरान्स अटैक ऑन इजराइल, इंपैक्ट ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये 3 एस्पेक्ट हैं क्वेश्चन के अंदर, तीनों को आप इस वीडियो के थ्रू आंसर करने की डेफिनेटली ट्राई करना। ये आईआर एज अ सब्जेक्ट इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। जब आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डायनेमिज्म देखने को मिलता है। तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज में जो हो रहा है उनसे ताल्लुक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनसे कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इन आंसर राइटिंग्स को डेफिनेटली किया करो। दिस इज नॉट जस्ट एन रैंडम क्वेश्चन, ये आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। This was all from my end. Thank you so much, guys, and have a good day.